हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सेल चैप्टर का 7वां लेक्चर लेने वाले हैं और आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग पिछले क्लास में सेल साइटोप्लाज्म टॉपिक शुरू कर चुके हैं। तो चलिए बने रहिए, इस सेशन में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल जो है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अगर बात किया जाए तो पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल के बारे में कहा जाए तो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटीज के बारे में हम लोग जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल ऑर्गेनेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम लोग कहने वाले हैं कि सर सेल साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे और सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कहा जाए तो सर हम लोग मुख्य रूप से सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग कहते हैं किसको, तो सर वैसे स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता हो। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। अब आता है सवाल, इसमें हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कुछ सेल ऑर्गेनेल जिनका काम कोऑर्डिनेटेड होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरा अगर देखा जाए तो सर हम लोग कहते हैं क्या, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसका काम एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। अब इसमें हम लोग कहते हैं क्या, तो सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ठीक है, और वैक्यूल है हम लोग कहेंगे सर ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। वही हम लोग कहें दूसरे सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, प्लास्टिड है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, और ये इंडो मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं होते। यानी आज के क्लास में हम वैसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर आपसे कहें तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, समझना बात, और वही डायग्राम आपको समझना है। यही से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट के अंदर 2013 में। अब आता है सवाल कि सर ये है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। काम क्या है सर? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर इसका मुख्य रूप से काम होता है लिपिड और प्रोटीन बनाना। सर बना किस चीज का होता है? तो सर बना होता है एक तरह से कहा जाए सिस्टर्नी का बना होता है, टिब्यूल का बना होता है और वेसिकल्स का बना होता है। ये तीन बेसिक कंपोनेंट है जो कहीं ना कहीं कहा जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में मदद करते हैं। यही आपको लिखा हुआ है कि ये टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वही अगर देखा जाए तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। क्लियर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल को दो भाग में बांटता है। जैसे एक सेल है, क्लियर, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से तो इनका काम एक तरह से कहा जाए ये सिस्टर्नी एसोसिएटेड ही होता है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि सर ये सेल है, तो सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, तो पूरे सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया को दो भाग में बांट रहा है। एक वैसा भाग जो अंदर वाला हो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला अगर कहा जाए तो सर ये भाग हो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इंट्रा सेलुलर सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनल कंपार्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? लुमिनल कंपार्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनल। जो अंदर वाला एरिया है उसको बोला जाता है लुमिनल, ठीक है ना। इनसाइड ईआर, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
वही हम लोग कहते हैं सर सेल साइटोप्लाज्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये बाहर वाला एरिया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लुमिनल। समझ में बात? जो कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट हुआ, जो साइटोप्लाज्म है सर। तो हम लोग कहते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल के एरिया को दो भाग में बांटता है, एक अंदर वाला एरिया जिसको हम लोग लुमिनल बोल रहे हैं, और एक बाहर वाला एरिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या सर, एक्स्ट्रा लुमिनल। अब आता है सवाल कि सर यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है सर, अभी अभी बताए थे आपको कि सर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल का बना होता है, जिसमें हम लोग कहेंगे क्या, सबसे पहले तो सर यहां पर ये जो सिस्टर्नी है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही है सिस्टर्नी। क्या है सर? ये है सर सिस्टर्नी। क्लियर? तो ये सिस्टर्नी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है सर, और कहा जाता है कि इसके सरफेस पे पाया जाता है राइबोसोम्स। क्या पाया जाता है सर? राइबोसोम्स पाया जाता है। यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं। तो राइबोसोम इसके सरफेस पे पाए जाने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये बना होता है सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। वही हम लोग कहते हैं कुछ इसी के ऊपर पाए जाते हैं ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता है, और ये लिपिड बनाने में मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? लिपिड सिंथेसिस। यानी ओवरऑल कहा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन और लिपिड बनाना। क्लियर? तो आपके सामने इसका फंक्शन लिखा हुआ है, अभी आपको यहां भी समझ में आ जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका काम है RER जो है वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। समझ में बात? वही हम लोग कहते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता है, और इसका मेजर काम है लिपिड बनाना। क्लियर? अभी हम लोग पढ़े थे। अब आते हैं आगे, तो हम लोग जानेंगे सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की हम, लिपिड और प्रोटीन बना, बस उसी को पैकिंग का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं सर। यही हम लोग कहेंगे कि सर ये दूसरा, इसको हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और कहा जाए तो सर हम इसको डिक्टियोजोम भी बोलते हैं, डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। और डिक्टियोजोम किस में बोलते हैं? तो प्लांट में, प्लांट लाइसोजोम को। इसको प्लांट लाइसोजोम को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोजोम सब इसी का नाम है। क्लियर? तो याद रखिएगा आप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसने डिस्कवर किया भाई? तो कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले ऑब्जर्व करा था कैमिलो गाल्जी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। अब आता है सवाल कि सर कैसा होता है? तो आपको दिख रहा है कि सर ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी हम इसके बारे में कहेंगे कि सर ये बना किस चीज का है, तो हम लोग इसके बारे में भी कहते हैं कि सर ये इसका कंपोनेंट है एक सिस्टर्नी, दूसरा अगर कहा जाए तो ट्यूब्यूल, तीसरा कहा जाए तो वैक्यूल जो कि गोल्जियन वैक्यूल होगा, जिसको हम लोग गोल्जियन वैक्यूल कहते हैं। और इसमें हम लोग कहते हैं क्या सर, वेसाइकल्स भी होता है, यानी वेसाइकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल। तो ये सर
टोटल कहा जाए तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसका कंपोनेंट है, जिसमें ये तीन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन यहां पर थोड़ा उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, जानेंगे। जैसे आपके सामने अगर दिख रहा है तो आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है सर, यही है गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी। लेकिन यहां पर क्या देख पा रहे हैं, कोई राइबोसोम नहीं है सर। यहां पर क्या है कि जो सिस्टर्नी है उसका मार्जिन थोड़ा सा कर्व है, आप देखिए ना कैसा दिख रहा है सर। तो ये सिस्टर्नी जो है सर थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, इसका मार्जिन जो है वो थोड़ा झुका हुआ है, यानी इधर के तरफ इसका कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिस फेस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो कहीं धंसा हुआ भी तो बन रहा है, तो ये इस सॉरी यहां पर हम लोग कह रहे हैं क्या, ये सिस फेस, ये अगर देखा जाए तो सिस फेस से ये क्या करता है, लेता है, लेकिन कॉन्वेक्स सरफेस है ये। क्लियर, एक सेकेंड, प्रॉपर इसमें जैसे देखिए ये सरफेस सिस फेस यहां दिखा रहा है, सिस फेस हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस को, यहां पर ये मिस्टेक से है, ठीक है ना। यहां पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस, क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस फेस। सिस फेस बोले तो कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस कहने का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा। गोल्जी बॉडी में अगर देखें हम तो ये सिस्टर्नी होता है कुछ इस तरह से, और इसी के साथ एसोसिएटेड हम नया डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसी डायग्राम में सर कुछ इस तरह से ये टिब्यूल्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं, तो ये टिब्यूल्स हैं, समझा ना बात। और इसमें अगर देखा जाए तो ये चूंकि वास्तव में डिस्क लाइक ही होता है सिस्टर्नी, चूंकि हमको ऐसा दिख रहा है, तो इसका डायमीटर देखा जाए तो 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर का इसका डायमीटर होता है। चूंकि ऊपर से अगर देखें हम, चूंकि 2D डायग्राम है ना, ये ऊपर से देखें तो ये कुछ ओवल स्ट्रक्चर दिखता है, क्लियर, डिस्क्वाइडल दिखता है। तो ये इसका जो रेडियस है वो लगभग हम लोग कहते हैं डायमीटर चूंकि यहाँ से रेडियस का डबल होता है, ये लगभग 0.5, यहाँ लिखा हुआ तो है ही, ये 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर होता है, क्लियर। अब आता है सवाल कि सर इसी को हम लोग बोलते हैं सिस, या इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, या हम लोग कहते हैं क्या, इस फेस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन को रिसीव करता है, क्लियर, और ये रिसीव करके फिर पैकेजिंग का काम करता है। और इसलिए ये चूंकि कैसा दिख रहा है, तो ये कॉन्वेक्स, इधर से अगर देखें तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो सिस फेस को हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। वही इधर आपको धंसा हुआ दिख रहा है, चूंकि इस डायग्राम में उतना क्लियर नहीं था, तो इधर से धंसा हुआ स्ट्रक्चर है, तो धंसे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ ट्रांसफेस, ट्रांसफेस बोल रहे हैं। और ये जो है सर, ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, क्लियर। अब आता है सवाल कि सर ये कॉनकेव सरफेस है, तो यहां पर क्या होता है, यहां से बाहर निकलता है। तो हम आपको अगला सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम बनाएंगे, तो वो ये पैकेजिंग के बाद लाइसोसोम इसमें फिल्ड होता है एंजाइम के रूप में। पैकेजिंग के बाद ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम बनाता है और ये लाइसोसोम बनाता है, यानी लाइसोसोम भी कहा जाए तो पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी से बना है। तो यही पहले पढ़ते हैं, ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, समझ में ना बात। वही हम लोग नया फ्रेश पेज ले रहे हैं। तो देखिए डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के नजदीक में पाया जाता है। ये सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व करा था। इसका डायमीटर सिस्टर्नी का देखा जाए तो 0.5 to 1 माइक्रोन मीटर का होता है और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होता है, समझ बात। इसमें मार्जिन कर्व होने की वजह से एक तरफ बनता है सिस फेस
अगर ये इस तरह से है तो इधर कहेंगे सिस फेस और इधर कहेंगे ट्रांसफेस। कॉनकेव सरफेस को ट्रांसफेस कहते हैं। समझ में आ रहा बात। अब आता है सर यहां पर नेक्स्ट अगर बात करें हम तो सर इसका काम क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का काम हम लोग कहेंगे तो सर सबसे पहला काम कि सर ये पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है ना। पैकेजिंग का काम करता है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से आया लिपिड प्रोटीन और पैक करके ट्रांसफेस से बाहर भेजता है, ठीक है ना। यानी लिपिड और प्रोटीन को पैक करके ग्लाइकोलिपिड बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड बनाता है एंड ग्लाइको प्रोटीन बनाता है, ठीक है सर। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ग्लाइकोसाइलेशन इसका काम है। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा काम है सर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि राइबोसोम से हुआ है उसको मॉडिफाई करता है संगरवात और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और उसको ट्रांसफेस से बाहर निकालता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। आपको आगे अगर देखा जाए तो सर इसका और भी काम है, क्योंकि इसमें इतना ही दिया है, हम और भी बता दे रहे हैं आपको। तो सर फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus की बात करिएगा, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन तो बनाता ही है, साथ साथ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। अब आता है सवाल कि सर एक्रोजोम क्या है। तो देखिए स्पर्म जो होता है, ये आप क्लास 12th में पढ़ते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर से हेड होता है और इस हेड में स्पर्म लाइसिन होता है। और स्पर्म लाइसिन कहाँ होता है? तो सर यही एक्रोजोम कहलाता है। इसी स्पर्म लाइसिन के मदद से क्या होता है? फीमेल गैमिट का वॉल टूटता है। समझ में बात, ये मदद करता है फीमेल गैमिट के वॉल को तोड़ने में, यानी हेल्प इन रप्चरिंग द वॉल ऑफ फीमेल गैमिट या ओवा। क्लियर? तो हम लोग पढ़े सर, एक तो पैकेजिंग का काम किया, दूसरा हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन बनाया, तीसरा ये फीमेल गैमिट है तो फीमेल गैमिट का जो गोल्जी बॉडी होगा वो बाहर में वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बनाता है। एक मेम्ब्रेन बनता है ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं वाइटेलाइन स्पेस। क्लियर? ये मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं कहा जाए तो फीमेल गैमिट के अंदर ये गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी एक काम हो गया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग कहते हैं लास्ट फंक्शन अगर कहा जाए तो सर लास्ट फंक्शन है कि सर गोल्जी apparatus करता क्या है। तो सर गोल्जी apparatus हम लोग कहें तो सर गोल्जी apparatus लाइसोसोम बनाता है। अगला जो सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, वो बनाने का कार्य करता है। क्लियर? पैकेजिंग से ही बना है। क्या कि हम लाइसोसोम जब पढ़ेंगे तो उस समय सबसे पहला स्टेटमेंट यही बनता है, यही पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सेल साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अब तीसरा सेल ऑर्गेनेल इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है और लाइसोसोम कहते हैं। इसका भी काम जुड़ा हुआ है, क्या कि गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से बना है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है सर? मेम्ब्रेन बाउंड, वेसिकल लाइक है तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और बना कैसे है? तो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus, यानी ये गोल्जी apparatus में पैकेजिंग होने से बना है। लाइसोसोम के बारे में अगर कहा जाए तो लाइसोसोम वेसिकल के अंदर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं इसके अंदर एंजाइम भरा रहता है। कितने प्रकार का? तो हम लोग कहते हैं 50 डिफरेंट टाइप्स का। क्लियर? चलिए अब जो है 50 प्रकार का एंजाइम, जैसे अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सर वो एंजाइम कहलाता तो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि एसिड हाइड्रोलेजेज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिव होने के लिए एसिडिक
एसिडिक पीएच चाहिए। क्या चाहिए सर? एसिडिक पीएच चाहिए। समझ में बात? और एसिडिक पीएच पे ये इंजाइम्स क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। क्लियर? और अपना काम शुरू करते हैं डाइजेशन का। ओवरऑल कहा जाए तो ये डाइजेस्ट करता है, चूंकि इसीलिए अपने भी सेल को कभी कभी डाइजेस्ट करता है, तो इस लाइसोसोम को हम नाम देते हैं इस एंजाइम की वजह से क्या? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्लियर? क्योंकि ये ना अपने ही सेल को कभी कभी सेल को डेड करवा देता है, तो ये इसलिए कहलाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अपने ओन सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करा देता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या ओल्ड कोई सेल ऑर्गेनेल है उसको डाइजेस्ट करा देता है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सुसाइडल बैग। एसिडिक पीएच पे काम करता है, और कहा जाए तो हमारे अंदर जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ये सब करता क्या है? तो सर हमारे अंदर जैसे कहा जाए हाइड्रोलेज में लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। समझ बात? प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेजेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। न्यूक्लिएजेज किसको डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड को। ऐसे ऐसे 50 प्रकार के एंजाइम हैं जो अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करवाता है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यही होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। समझ बात? तो इनको भी डाइजेस्ट कराता है। अब आता है सवाल कि सर लाइसोसोम कहा जाए तो हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहलाता है, क्योंकि ये लाइसोसोम हम लोग कहते हैं क्या कि सर काम के ऊपर इसका डिपेंडेंसी होता है कि किस तरह का नेचर होगा। काम अगर मान लिए कि शुरुआत में बना है गोल्जी बॉडी से, तो स्टोर करेगा एंजाइम को, लेकिन जैसे ही एसिडिक पीएच मिलेगा तो ये क्या करता है? किसी ऑर्गेनेल या फिर हम लोग कहेंगे कोई बाहरी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आया उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है, और डाइजेस्ट करना शुरू करता है तो उस समय इसको नाम देते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव। इसीलिए चूंकि ये काम के ऊपर वही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो अब उसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेसिड्यूअल वैक्यूल, यानी वही स्ट्रक्चर जो है वो अपना फॉर्म बदल रहा है, तो इसलिए हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी हम इनको बोलते हैं। इनका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सबसे पहला काम तो सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। अगर सेल के अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, समझना बात, तो उसको इंट्रासेलुलर फंक्शन कहेंगे। और सेल के बाहर भी कभी कभी जरूरत पड़ता है तो ये सेल से बाहर भी डाइजेस्ट कराते हैं किसी किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट का, तो इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इसका फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का भी है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है जो कि आज के क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, वैक्यूल। वैक्यूल जो है ना, ये भी सर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कहा जाता है, सेल के अंदर है। ठीक है ना? वैक्यूल जो है मुख्य रूप से कहा जाए तो प्लांट में लार्जर होता है। क्या होता है? लार्जर होता है। और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है एक प्लांट सेल है, क्या ये प्लांट सेल है? आप प्लांट में ही वैक्यूल को इजिली ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं। समझ बात? तो ये वैक्यूल आप दिख रहा है कि सर ये वैक्यूल के बारे में कहा जाता है कि पूरे सेल का 90% एरिया साइटोप्लाज्म का कवर करता है। समझ बात? यानी 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल कवर करता है। कौन? सर ये वैक्यूल। वैक्यूल है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। वैक्यूल के बारे में हम लोग कहते हैं कि सेल एक ऐसा स्पेस है जो सेल का जितना भी वेस्ट होगा वहां जाके जमा होता है। यानी सेल के अंदर ज्यादा पानी है वो भी जाके यहाँ जमा हो जाएगा, सेल के अंदर कोई वेस्ट है, आयन है, वो सब यहाँ पर जाके जमा हो जाएगा। तो एक तरह से हम इसको डस्टबिन कह सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, अपने हिसाब से हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये डस्टबिन होता नहीं है। समझा बात? तो अच्छा काम कर रहा है ये। कोई कहा जाए तो सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जिससे सेल हो सकता है डैमेज, लेकिन उससे बचा तो रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉपर डस्टबिन नहीं कहेंगे। लेकिन ओवरऑल काम वही कर रहा है कि सर सेल को जिस चीज का जरूरत नहीं है
वो बाहर करने में मदद कर रहा है। क्लियर? चाहे वो आयंस हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हो। समझ बात? लिखा होगा कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या भरा हुआ है। वाटर है, सेल का वेस्ट सेल सैप है, लिक्विड वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है और प्लांट के अंदर तो कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल हैं, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल कवर करते हैं। एनिमल में वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है या कभी कभी हम लोग कह सकते हैं कि एब्सेंट होता है। अब आता है सवाल कि सर इस वैक्यूल का काम क्या है। तो सर वैक्यूल का काम है कि कोई आयन है जो वेस्ट है उसको कवर करता है, अपने अंदर लेता है, स्टोनोप्लास्ट के द्वारा अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से अगर हम कंसंट्रेशन इस सेल का कहें तो कम पड़ जाएगा इसके कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। समझ में बात? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई आयंस है जो पर्टिकुलर वैक्यूल के अंदर मूव कर रहा है तो वहां पे वो आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का कम हो जाएगा। वही हम लोग कहते हैं इन मेनी सेल्स, अगर देखा जाए जैसे प्रोटिस्टा के अंदर, तो ये इनगल्फिंग फूड वैक्यूल का काम करता है, मतलब खाना को निगलने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वहीं अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम करता है, मतलब वाटर बैलेंसिंग, ऑस्मो रेगुलेशन। किस चीज में? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? तो सर वाटर एंड आयनिक बैलेंस में मदद करता है। ये क्या होता है सर? तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको जो है वो अपने अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा लेता है और बाहर करता है, मतलब ओवरऑल आयन और वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करना, यही कहलाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम। समझ में बात? तो यही काम है इसका वैक्यूल का ओवरऑल। और हम लोग कहें तो वैक्यूल पर है, यानी आज के इस सेशन में हम आपको 4 सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ाएं। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क लाइक है, एक गोल्जी बॉडी जिसको मिडिल मैन कहते हैं, एक पूरे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अगर कहा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड प्रोटीन बनाया उसको गोल्जी बॉडी पैकिंग किया और पैक करके फिर लाइसोसोम के रूप में बाहर भेजा, यानी मिडिल मैन है कौन? गोल्जी बॉडी। वहीं लाइसोसोम के बारे में कहते हैं इसमें 50 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं और इसलिए हम इनको कहते हैं क्या कि सर ये एक तरह से अपने सेल को कभी कभी डैमेज करते हैं, कभी कभी डाइजेस्ट करते हैं अपने ऑर्गेनल्स को, इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल जितना भी वेस्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बना, उनको बाहर करने में मदद करता है। ये 4 सेल ऑर्गेनल हम आपको पढ़ाएं, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही रखिए, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।